So hello everyone, welcome back to your channel शाद क्लासेस। आई एम MD दिलशाद आलम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो 10th क्लास के साइंस है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव आपके रहने वाले हैं उसको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। इसमें जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव पिक करा है वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने उसी को पिक किया है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक में आप ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, वही जितने भी क्वेश्चन है मैंने इसमें पिक करा है। जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें आपको कराने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए VVI रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको साइंस के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव हैं वो कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम होती है वो किस तरह और किस पेट होती है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं ब्रीफ में कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में पेपर्स के नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ वीडियो को और इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ आपको किस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो पहले उसको मैं आपको उसको बंद करके आपको मैं बताता हूँ यहाँ से सेटिंग करके। यस, जो आपको 10th क्लास में साइंस की एग्ज़ाम जो होती है again यस जो आपके 10th क्लास की एग्ज़ाम होती है साइंस में, 10th क्लास में अगर से आप साइंस की एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको 100 मार्क्स की टोटल एग्ज़ाम होती है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूट रहता है 100 मार्क्स जो है किस तरह से वो दो भाग में रहता है। वो है पहला आपका 80 मार्क्स और 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और जो 80 मार्क्स होते हैं ये आपके एग्ज़ाम होते हैं जो उसी के होते हैं। यानी कि जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है वो 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स भी आपको डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं किस तरह से मैं बताता हूँ। यानी कि आपके 20 मार्क्स तो ऐसे ही समझ जाइए कि स्कूल से ही आपको मिल जाया करती है। अगर से आप फाइल जमा करते हैं वहाँ बना करके प्रैक्टिकल कॉपी जमा करते हैं तो वहाँ कितने भी आप अगर से आप टीचर जितना भी कम से कम मार्क्स तो आपको 15 दे ही करते हैं। अगर से टीचर आपसे बहुत ज़्यादा भी गुस्सा हैं तो 50 मार्क्स से कम कभी नहीं देते हैं। यानी कि अप्रोक्स आपको यहाँ से 18 मार्क्स मिल जाते हैं। यानी कि 18 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से या जो बोल सकते हैं आपको जो स्कूल होती है वहाँ से 18 मार्क्स अप्रोक्स मिल जाया करती हैं आपको। तो वहाँ से आपको 20 में 18 मार्क्स कम से कम मिलते हैं, नहीं तो आपको 20 में 90 नंबर भी वहाँ से दी जाती हैं। ये प्रैक्टिकल की बात हो गई। अब आते हैं आपको जो पेपर होता है 80 मार्क्स का, उसमें 40-40 करके आपको डिवाइड रहता है। और जो साइंस का आपका एग्जाम होता है इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये 3 सब्जेक्ट से आपके साइंस के एग्जाम होते हैं 10th क्लास में। उसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका 80 मार्क्स होता है, जो 80 मार्क्स आपके होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है। यानी कि 50-50 में ये डिवाइड रहता है। 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आता है। और जो ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ से आप अगर से अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको चूज़ ऑप्शन को आप इजीली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कब होती है जब आपको प्रैक्टिस रहती है तब। वही आज वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ सारी क्वेश्चंस का, जिससे आप जो याद ना हो आप उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी VVI इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 40 मार्क्स का मैं आपको इसमें तैयारी कराने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर से देख लेते हैं तो ये 40 मार्क्स आपके हाथ में होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये बेनिफिट करेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैंने जो पिक करा है आपको देख सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जितने भी इम्पोर्टेंस इसमें ऑब्जेक्टिव है वो सभी एक वीडियो में पूरे वीडियो में इस में कराने वाला हूँ। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 18 मीटर प्रति सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी,
इसका जो अपूर्णांक हो जाएगा b हो जाएगा। आप इसको निकाल भी सकते हैं, जो आपके प्रकाश का वेग की चाल, और इसमें आप भागा देकर निकाल सकते हैं। ये प्रकाश की चाल दी हुई है आपका, किसी माध्यम प्रकाश की चाल इतना है, अब माध्यम का अपूर्णांक आपको निकालना है तो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सेकंड नंबर है क्वेश्चन, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता है। याद रखेंगे, नहीं किया जाता है तो हवा का यूज तो हम लोग नहीं करते हैं, पानी का करते हैं, पारा का करते हैं, कांच का करते हैं। सो राइट आंसर होगा इसमें हवा का किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए जिसका नहीं किया जाता है वो है इसका पारा। पारा से लेंस नहीं बनाते हम लोग, हवा का यूज कर लेते हैं, पानी का और कांच का, ये सबसे हम लेंस बना, लेकिन पारा का यूज नहीं करते हैं लेंस बनाने के लिए। सो जो का है क्वेश्चन 3 में, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रेटिना। रेटिना पर ही हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है, यानी कि कंडक्टर कौन है। आपको कंडक्टर के बारे में जानते होंगे, जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें से चूज करना है, रबड़ है, अबरक है, हीरा है और लोहा है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो आपका लोहा हो जाएगा। लोहा एक चालक है, हीरा नहीं है, अबरक भी नहीं है और रबड़ तो है ही नहीं। नेक्स्ट आपका है ये 5 नंबर क्वेश्चन कि 100 वाट और 100 वाट दिया गया है, यानी कि पावर आपका दिया गया है 100 वाट, और वोल्ट दिया गया आपका 220, यानी कि 222 वोल्ट का दिया हुआ है वोल्टेज, और पावर दिया गया है 100 वाट का। तो विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकालना है। तो आप इजीली लगा सकते हैं, V बराबर IR फॉर्मूला। V बराबर IR निकालेंगे तो R निकालना है, तो आपका I बराबर हो जाएगा V/R। आप V का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 220 और 100, इस तरह से इसको आप यहाँ कट करेंगे तो इसका आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 का जो क्या आंसर हो जाएगा, आप अगर से लाइव है तो कमेंट करें। आप इस तरह से यहाँ निकाल सकते हैं। आप यहाँ से इसको कट आउट कर देंगे तो यहाँ पर दी हुई 100 वाट और 220 वाट दिया गया है, इसका प्रतिरोध निकालना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं 220 है, यहाँ 100 है। सो आप इस प्रकार से भाग देते हैं तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो हो जाएगी आपका 5 का 484 ओम। ये आपका आंसर हो जाने वाला है। तंतु का प्रतिरोध ही पूछ रहा है आपसे। ये वाट दिया हुआ है आपका, सॉरी पावर में दिया हुआ है 100 वाट। तो पावर का फॉर्मूला पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से I। पावर का फॉर्मूला में आप जानते ही होंगे, पावर का फॉर्मूला W/T VI। सो VI इक्वल टू P से आप निकाल सकते हैं यहाँ से I, और जब I आपका निकल जाएगा तो वहाँ से फिर I का जो वैल्यू है आप उसको पुट करेंगे R निकालने के लिए, V/I के इस पर निकाल सकते हैं आप। सो यहाँ से जो आप निकालेंगे तो इसका 5 का आपका A आ जाएगा, 5 का आपका A आ जाएगा, यानी कि 484 ओम आ जाएगा आपका। आप पहले इसका पावर से I निकालेंगे, उसके बाद आप पुट करेंगे तो आ जाएगी आपका। नेक्स्ट जो है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, त्रिज्या यहाँ। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 6 का जो आपका आंसर होगा वो आधा हो जाएगा। F/2 बराबर आप ये जानते ही होंगे R/2। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि F उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप इससे टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो देखें आप। एक उत्तल लेंस की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी।
सो आपको उत्तर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, आपकी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और लेंस से कितनी दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना है यहाँ से, तो जो 7 का आपको निकालेंगे तो आ जाएगा आपका सी आंसर इसका, आप इसको निकाल लेंगे, सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका 7 जो रहने वाला है, यहाँ देख सकते हैं 7 के बाद 8 में है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने में कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, नेत्र में फोकस दूरी अगर कम हो जाता है तो उसके लिए जो दृष्टि दोष होती है वो होता है निकट। फोकस दूरी कम तो निकट, फोकस दूरी कम तो निकट, याद रखेंगे। फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष, निकट। फोकस कम हो रहा है तो इसमें भी निकट, निकट मतलब नज़दीक, फोकस कम होगा तो नज़दीक दिखाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष मतलब आपको दूर का नहीं देखेगा लेकिन नज़दीक का दिखेगा। इसमें से क्वेश्चन एक आता है कि हम लोग दूर दृष्टि के लिए यानी कि निकट दृष्टि के लिए हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं एज ए चश्मा में, किस लेंस का यूज करते हैं, और दूर दृष्टि में किस चश्मा में किस लेंस का यूज करते हैं। तो आप इसको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप उसको यूज करके याद रख सकते हैं, जिसका नाम है नादू। आप नादू एक ट्रिक है उसको याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाएंगे। नादू आप याद रखेंगे, न से निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग जो यूज करते हैं इसमें यहाँ पे है ना, नादू। तो अ से अवतल दर्पण, न और आ में न से निकट, और जो है इसे अ से अवतल दर्पण। तो नादू का हम लोग यूज करके इजीली कर सकते हैं। और ये है दूर दृष्टि के लिए उत्तल, दूर दृष्टि के लिए क्या यूज करते हैं, उत्तल। यहाँ से ऊ हो गया तो नादू में देखेंगे आप न प्लस अ, ना। सो निकट के लिए अवतल, और दू आप लिखेंगे दू, दू प्लस ऊ, दू लिखते हैं आप इस तरह से। तो दूर के लिए उत्तल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नादू के थ्रू आप याद रख सकते हैं कौन सा लेंस हम किस दृष्टि दोष को उपचार में यूज करते हैं। सो नेक्स्ट आपका जो यहाँ रहने वाला है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु परिपथ जब होता है यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, उस समय विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। ये इसका मतलब सी एस का आंसर होगा करेक्ट, बहुत अधिक बढ़ जाना। नेक्स्ट आपका जो रहने वाला है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। पी बराबर क्या होता है, आप इसको याद रखेंगे। जो 10 नंबर आपका है, पी बराबर वी आई, ऐसे को लिख सकते हैं हम लोग, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बट्टा आर। ये तीनों किसका फॉर्मूला है, पी का यानी कि पावर का है। बट जो इसमें आई नहीं होता है, आपका आई स्क्वायर आर होता है इसमें, ये होता है लेकिन नहीं होता है। आप इसको याद रखेंगे, ये बी हो जाएगा इसका। ये विद्युत परिपथ के जो विद्युत शक्ति है उसको निरूपित नहीं करता है, कौन, आई आर स्क्वायर। सो नेक्स्ट है आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किस तरह हम लोग परिवर्तन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, पश्चमाभि मांसपेशियों के द्वारा हम लोग इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी समतल दर्पण का द्वारा आवर्धन होता है। किसी भी समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो +1 का होता है। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी का पास में दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका हमेशा आप जानते ही होंगे, मोटर गाड़ी क्या होता है। मोटर गाड़ी में हम लोग को सब चीज़ छोटा छोटा दिखाई देता है, जितने भी बड़ा क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग छोटा में देख सकते हैं। वो आपके जो गाड़ी होती है उसके साइड मिरर में लगी हुई रहती है। उस समय जितने बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे क्षेत्र में, छोटे एक जो ऐनक होते हैं उसमें देख सकते हैं बहुत क्षेत्रफल को। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, किसी भी मोटर गाड़ी में पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो यूज करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में हम लोग बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं उत्तल दर्पण में एक बार में। नेक्स्ट है, सीने बार किसके एस के है। तो सीने बार जो है पारा यानी कि पारा का हो जाएगा 14 का सी आंसर। जो सीने बार है वो पारा यानी कि पारा का अयस्क है। नेक्स्ट है, पेंसिल बनाने के लिए कार्बन का किसका उपयोग किया जाता है। तो कार्बन के ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पेंसिल में जो काला आपको नजर आती है वो ग्रेफाइट ही होती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता निकालने के लिए आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो जो आएगा इसका आंसर 4।
8 माइनस जो भी परमाणु संख्या होता है उसमें से आप घटाते हैं तो आपका संयुक्ता फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी आप इसके लिए सिंपली जो परमाणु संख्या 12 है तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं 2, उसके बाद घटाना होता है 2 8, ये हो गया 10 आपका, यहाँ से 2, तो जो आपका लास्ट में जो बचता है वही आपका संयुक्ता यानी कि वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी इसका 2 हो जाएगा। परमाणु संख्या दे रखा है तो आप इसका सिंपली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 2, तो लास्ट में जो आता है वही का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि संयोजक क्षमता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो अभी तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या वो है 114, कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा आपको मिलती है लेकिन इसमें इसके अकॉर्डिंग 14 है अभी मैक्सिमम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, तो प्रोपेन मतलब देखिए याद रखेंगे आप लोग CnH2n +2, एक होता है CnH2n, एक होता है CnH2n-2, ये होता है आपका केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, आप याद रखेंगे एल्कीन एन और एल्काइन। तो आपका क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रोपेन यानी कि एल्केन का पूछा जाता है, उसका होता है CnH2n, प्रो मतलब होता है आपका 3, मिथ मतलब 1 होता है, इथ मतलब 2 होता है और प्रोपेन मतलब 3 होता है। तो आप इसका यहाँ पे सो इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर रखेंगे 3, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा C3 और उसमें H2n+2 तो करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 × 2 + 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो C3H10 आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेमेटाइट किसका है इसके है, सो हेमेटाइट हो जाएगा आपका Fb का यानी कि लोहा का। नेक्स्ट है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वीकरण कहते हैं हम इसका। लोहे को हम लोग जिंक से लेपित कर देते हैं ताकि वो इस पर जंग नहीं लगे, उसके ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। याद रखेंगे आप, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं यहाँ, निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन जो आपका संतृप्त है वो इसमें से देख सकते हैं 21 का आंसर आप हो जाएगा आपका। संतृप्त में आता है प्रोपेन, प्रोपेन एक संतृप्त होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं ऐसे जिसमें भी होगा वो आपका द्विबंध होता है, कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध होते हैं उसको हम बोलते हैं द्विबंध। तो आपके द्विबंध जो होगा सो यहाँ से 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C2H4, C2H4 में आपका द्विबंध बन जाता है इस तरह से। इसमें हाइड्रोजन देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन आपका हो गया 4 हाइड्रोजन और कार्बन 2 है और कार्बन के 4 संयुक्ता पूरी हो जाती है। इस तरह से ये आपका C2H4 राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके बाद यहाँ 33 क्वेश्चन पर, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो शून्य वर्ग का जो तत्व है आपका वो याद रखेंगे। शून्य वर्ग का तत्व कौन है आपका, तो हो जाएगा हीलियम। 30 का हो जाएगा आपका हीलियम शून्य वर्ग का वर्ग है। नेक्स्ट है जो आपका अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जो इसका उपयोग करते हैं वो है एंटासिड का, याद रखेंगे आप, अपच के लिए एंटासिड का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 25 आपका अभिक्रिया CuO+H2 Cu टूट के बनता है Cu+H2O किसका उपचयन होता है, उपचयन अपचयन याद रखेंगे आप, हाइड्रोजन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपका टूट करके जा रहा है हाइड्रोजन के पास, तो इसमें उपचयन कौन है, कौन इसमें उपचयन हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे आप, एक मिनट, यस।
बस इसको इधर। इस अभिक्रिया में आपका उपचयन को जानना है तो आप इसको उपचयन को जो होगा आपका हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन की वजह से ही उपचयन होता है, उपचयन इस अभिक्रिया में हुआ है तो इसका हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक और यौगिक है? तो सहसंयोजक आपको यौगिक को पहचानना है तो आप यहाँ देख सकते हैं सहसंयोजक में आपका एक CH है, ये सहसंयोजक आपका यौगिक है। नेक्स्ट आपका है 27, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषित अंगक है? अगर से अंगक पूछता है आपको तो हो जाएगा हरित लवक। अंगक पूछता है आपसे तो हो जाएगा हरित लवक। अगर से संश्लेषित पत्ता, याद रखें यहाँ कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। प्रकाश संश्लेषित पूछेगा अंगक, अंगक पूछेगा तो आपको हो जाएगा हरित लवक। बट अब से सिर्फ अंग पूछ देगा अंग तो हो जाएगा आपका पत्ती, याद रखेंगे आप। सिर्फ अंग पत्ती और अंगक बोलेगा तो हरित लवक, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषी के बारे में ये क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क छिद्र लैरिंक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते क्या बनाते हैं? तो इसका जो 28 का राइट आंसर होगा वो श्वसन तंत्र बनाते हैं। श्वसन तंत्र क्या बनाते हैं? छिद्र लैरिंक्स ट्रैकिया और फेफड़ा ये एटसेट्रा मिलकर क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र बनाते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र में ही आता है फेफड़ा, आप इससे पकड़ सकते हैं। 28 में के बाद आपको 29 जो है वो ऐसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है क्या कहलाता है? जो 29 का आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्या? प्राणी सम विषम। परजीवी नहीं होगा, स्वजीवी नहीं होगा, मृतजीवी नहीं होगा, ये भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है, उसको बोलते हैं प्राणी सम पोषण। नेक्स्ट जो है इनमें से कौन अलैंगिक प्रजनन की विधि है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो सभी है इसमें, विखंडन भी है, मुकुलन भी है, और द्विखंडन हो जाएगा तो इसका ऑल हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका आपको देखना पड़ेगा और यहाँ ऑप्शन दी हुई है 31 का जो आपकी आंसर है वो है, यहाँ देखेंगे सही से ऑप्शन दी हुई है आपका CO2 CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपका अमोनिया, और यहाँ दिया है B और C। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो दोनों होता है, B भी होता है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और अमोनिया भी होता है। तो इसलिए जो एमिनो अम्ल के विखंडन से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया दोनों होता है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 32 में, एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिका जो शैवाल होता है उसमें जल का परिवहन आपका होता है किससे, आप बताएंगे? तो उसका होता है, हमारा भी है, विसरण के द्वारा। राइट आंसर होगा विसरण। नेक्स्ट आपका है 33, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो दो कोशिका तंत्र के बीच खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? और 33 का आपका राइट आंसर होगा वो होगा सिनेप्स बोलते हैं। क्या? सिनेप्स बोलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका यहाँ सीजरी देख सकते हैं, ये सभी होगा तभी हम लोग स्वपोषी का भोजन पोषण हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है और सूर्य की रोशनी से ही मिलकर बनता है आपका। तो स्वपोषी के लिए सभी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हम लोग का परागकण। परागकोश में परागकण। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, हाँ इसको याद रखेंगे आप। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख और आदमी का हाथ एटसेट्रा के बारे में पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। तो पक्षी तथा चमगादड़ के जो हाथ होते हैं वो आते हैं समजात के अंतर्गत, ये समजात के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं 37 में, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है? इसका जो राइट आंसर होगा, उत्पादक मतलब प्रोडक्टर कौन है? तो घास है, याद रखेंगे। प्रोडक्टर कौन है? तो घास है। 38 का जो है आप यहाँ देख सकते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए होते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए हम जानते हैं रंध्र होते हैं, स्टोमाटा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो आप अभी भी देखा है इसका, तो राइट होगा सिनेप्स, याद रखेंगे। इसका आता है क्वेश्चन बैंक में भी, इसको मैंने देखा है, VVI ये है आपका। दो तंत्रिका कोशिका के लिए मध्य स्थान हम लोग बोलते हैं सिपेक्स, ये आपका बायोलॉजी का VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको आते हैं अलैंगिक प्रजनन के मुकुलन द्वारा होता है किसमें? तो ईस्ट में होता है। सो इस तरह से इसमें आपका 40 कंप्लीट हो गया। अब फिर हम लोग आते हैं 1 से, इसमें आपको सेट दी हुई है बहुत सारा। सो एक सेट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ। ऐसा सेट है जो
आपके लिए एग्जाम में आता है, क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है वो इसमें ऐड है। सो आप इसको जरूर याद करें। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण किस तरह से गमन करती है आपका, वो है सीधी रेखा में गमन करती है। आप जानती होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा आपका। फिर हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए। अगर से पूछेगा साइड में यानी कि पश्च दर्पण के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल का, लेकिन हजामत बनाने के लिए यूज करते हैं किसका, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हजामत बनाते हैं तो हम लोग का जो जो भी बाल होती है दाढ़ी का, तो वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, इसलिए अवतल दर्पण का हम यूज करते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है तो भी होता है अवतल दर्पण का। क्यों होता है, क्योंकि जो सर्च लाइट होती है उससे जो प्रकाश निकलती है वो फैल जाती है। सो इस तरह से वो अवतल दर्पण का यूज होती है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। एलपीजी का तो होता है, बायोगैस का नहीं होता है, कोयला का सॉरी बायो का भी होता है, कोयला का भी होता है। तो सीएनजी आपका यूज होता है गाड़ी चलाने के लिए, तो सीएनजी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो जो आपका डायनेमो होता है, यानी कि जो आपका जो हम लोग को डायनेमो बोलते हैं, तो वो आपका विद्युत ऊर्जा में करता है। 5 नंबर का बी हो जाएगा, जिसको हम लोग फीटर भी बोलते हैं, फीटर बोलते हैं, जैसे हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में डायनेमो उसको बोलते हैं। तो जो हम लोग क्या होता है, हम लोग चलाते हैं उसको, जो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं उसको, वो हम लोग को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि लाइट प्रदान करती है। नेक्स्ट है घरों में विद्युत दुर्घटना से बचने सॉरी विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो होती है आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट हो जाती है, धारा का प्रवाह अधिक होने के कारण ये होती है। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, आंख व्यवहार होता है किस तरह, तो आंख जो हम लोग का व्यवहार करता है वो करता है उत्तल लेंस की तरह करता है। हम लोग का जो हम लोग का आंख है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं जनित्र। याद रखेंगे आप, 8 का 1 हो जाएगा जनित्र, जिसको हम लोग फीटर ही बोलते हैं, यही जनित्र है आपका। नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है जूल। याद रखेंगे जूल। कैलोरी होता है सीजीएस मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का जूल एसआई मात्रक। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है, तो जल होता है आपका हाइड्रो का, हाइड्रो मतलब होता है जल। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मीटर प्रति सेकेंड आपका ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है आपका, जो राइट आंसर है ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। परिवर्तन के नियम से आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, या परिवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं, या आपतन बराबर विचलन होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। किसमें, परिवर्तन के नियम में। नेक्स्ट जो है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है वो आपकी होती है 2 होती है। लेंस जो होती है आपकी इस तरह से, इसमें एक फोकस यहाँ होती है F1 और यहाँ होती है F2, F1 F2, तो मुख्य फोकस यही 2 होती है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। 13 का 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। याद रखेंगे आप, हरे रंग के होते हैं फेरल सल्फेट के क्रिस्टल। इसके बाद आपका 15 है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ये तो बहुत ईजी है, आप बता सकते हैं इसको इजीली। तो ग्लूकोज का जो होता है रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। याद रखेंगे आप, C6H12O6। नेक्स्ट है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है, तो इसका जो अणुसूत्र होता है P4। फास्फोरस का P4 होता है, और सल्फर का S8 होता है, सल्फर का S8 होता है, और फास्फोरस का P4 होता है। इसे से आ सकते हैं आप। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, सो ये आपको इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। मिश्र धातु से क्वेश्चन बहुत ही आती हैं। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है, वो होता है टीन का। याद रखेंगे, टीन का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है फ्लोरीन अपरूप किसका है, तो फ्लोरीन जो अपरूप है वो है आपका C कार्बन का है। फ्लोरीन ग्रेफाइट एटसेट्रा ही कार्बन का ही है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है, तो मेंडलीफ ने जो सजाया था, आप इसको गौर करेंगे, जो मेंडलीफ का था परमाणु द्रव्यमान था, और जो मोस्ले किए थे परमाणु संख्या पे किए थे, लेकिन मेंडलीफ का है तो ये परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान किए थे कौन, मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान, मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में धुएं का रंग होता है,
तो जो इसमें धुएं का रंग होता है 20 का, आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं, भूरा होता है। साग सब्जियों के विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। इससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी हो गया। जिसमें ऊष्मा ऑब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। बट यहाँ क्या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये ऊष्माक्षेपी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 22, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन क्या कौन सा प्रक्रिया है, आप इसको याद रखेंगे इजली। उपचयन 22 क्वेश्चन आपका यहाँ पर, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो क्या होता है, उपचयन होता है। और अपचयन कब होता है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ता है। यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो हम लोग बोलते हैं अपचयन। और हाइड्रोजन का वियोग भी होना है, यानी कि हाइड्रोजन का कमना, किसी भी रिएक्शन में से हाइड्रोजन अगर से कमता है तो उसको बोलते हैं ये उपचयन होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग। सो ये सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सभी हो रही है यहाँ पर। ये ऑक्सीजन का योग भी है और हाइड्रोजन का वियोग भी और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है इसमें अपचयन में, तो ये सभी हो जाएगी। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड मुक्त होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं 23 का जो राइट आंसर होगा आपका, वो होते हैं कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैथोड पर जाते हैं, जो माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका कैथोड पर होते हैं। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक धातु कौन सा है? तो 24 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका Na हो जाएगा। सोडियम आपका सबसे क्रियाशील धातु है, उसके बाद पोटेशियम आता है, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। आप आवर्त जो सक्रियता श्रेणी का आवर्त आती है उसको एक बार देख लेंगे, उससे क्वेश्चन आते हैं। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का समूह है। एल्डिहाइड का जो श्रेणी का आपका सदस्य है वो कौन सा है? सो एल्डिहाइड का होता है CHO। CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, आप याद रखेंगे CHO। तो आप ये तो नहीं होगा, ये तो एल्कोहल का होता है, ये तो कीटोन का होता है, और ये तो होगा नहीं। सो आपका राइट आंसर होगा CHO। CHO जो होता है वो आपका होता है एल्डिहाइड का, ये होता है आपका एल्कोहल का, और ये होता है कीटोन का, और ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सूत्र होता है। मैंने आपको बताया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, आप याद रखेंगे। एल्केन होता है CH2N+2, और जो एल्कीन होता है आपका एल्कीन होता है जो आपका होता है CnH2n, एल्कीन हो गया। एल्काइन जो ये आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसका होता है CnH2n-2 होता है। सो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्केन का होता है CnH2n, और जो एल्काइन होती है, एल्कीन का होता है CnH2n, और जो एल्काइन होती है उसका होता है आपका CnH2n-2। इसमें 2 माइनस होती है, इसमें 2 जुड़ती है, और इसमें सिंपली कुछ नहीं होता है, इसमें CH2n होता है सिर्फ। तो जो एल्काइन है तो एल्काइल का आपका जो आंसर होने वाली है वो होगा CnH2n+2। ये किसका है? ये आपका एल्कीन का, और ये एल्केन का, ये एल्काइन का, याद रखेंगे। एल्काइन है ये एल्काइन है, और ये एल्केन है, और ये एल्केन है। फिर से देखें आप, ये आपका एल्काइन है और एल्केन है, और ये एल्कीन है। सॉरी, ये आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का ये होता है, एल्कीन का आपका ये होता है, एल्काइन का ये होता है, सिंपली। नेक्स्ट मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और जो आप पूछेगा अगर से आयरन, तो आयरन पाया जाता है हम लोग को लाल रक्त कण में। अगर से यहाँ पे आयरन रहता तो आपका लाल रक्त होता, बट यहाँ पर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो 28 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होता है? पुंकेसर होता है। नर प्रजनन में पुंकेसर होता है। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है किसमें? 29 का ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, तो होता है आपका फैलोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की प्रक्रिया आपका है जो उपचयन है, उपचयन होता, इसमें उपचयन प्रक्रिया है। फिर यहाँ 30 के बाद 31 यहाँ है आपका, यस 31 में है यहाँ पर उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव किसको बोलते हैं? तो उभयलिंगी जीव बोलते हैं हम लोग
केचुआ को बोलते हैं उभले उभय उभयलिंगी जीव। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वह है सूर्य। मेन सोर्स है जो एनर्जी का वह है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का जो थक्का बनाने में सहायक होता है वो होता है आपका 33 का लाल रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल सॉरी रेड ब्लड सेल हुई आपका थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है 34, विक की संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ये आपका हमेशा से क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो याद रखेंगे आपका विक की संरचनात्मक एवं किरणात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल और आपका जो क्रियात्मक जो है जो काम करने वाली होती है इकाई वो होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है वो आपका प्रासरण के द्वारा होता है। प्रासरण के द्वारा विषण तो होगा नहीं, अवशोषण भी नहीं, और रसारोषण भी नहीं होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रासरण। नेक्स्ट यहाँ है 36, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क हम लोग के लिए किस लिए, सोचने के लिए तो होता ही है, शारीरिक संतुलन के भी लिए जरूरी है, और जो हृदय स्पंदन के लिए भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी है, और हृदय स्पंदन के लिए भी है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परागकोश में होता है, याद रखेंगे यहाँ परागकोश में होता है, तो परागकोश में क्या होता है, 37 का आपका जो राइट आंसर होगा, वो पंखुड़ी होता नहीं है, बीजाणु नहीं होता है, अंडन नहीं होता है, परागकण शायद यहाँ पर जो है सही से बोला रहे, लेकिन यही राइट आंसर होगा इसका, ये तीनों तो होगा नहीं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ से देख पा रहे हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो इसका आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका 32, 38 का आपको होगा 32, यानी कि 32 दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो नर युग्मक आपका हो जाएगा योनि, अंडाणु यहाँ पर है, और 39 का हो जाएगा आपका सॉरी शुक्राणु हो जाएगा, शुक्राणु आपका नर युग्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है, तो एक प्रकार का ये हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, जिबरेलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। सो इसके बाद क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई है आपके लिए, यहाँ से देख पा रहे हैं, यस फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत अपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश किरण जो है समतल दर्पण पर आपको परिवर्तित हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा लंबवत आती है, ये आपका समतल दर्पण पर ये आ रही है लंबवत, तो लंबवत आती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, जो आपतित किरण है परिवर्तन कोण उसी में लौट जाएगी, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका हो जाएगा, यस ये आपका सी राइट आंसर होगा। 90 डिग्री में ही ये चली जाती है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है वायु निरपेक्ष आवर्तांक वास्तव में होता है, तो इसका आप याद रखेंगे, वायु निरपेक्ष होगा 1 के बराबर है, 1 से कम है, 1 से अधिक है और शून्य है, तो इसका राइट आंसर वायु का निरपेक्ष आवर्तांक वास्तव में क्या होता है, तो इसका होता है सी, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो इसका जानते होंगे 25 सेंटीमीटर, 3 का हो जाएगा आपका 1। वोल्ट मीटर बराबर होता है जहाँ सी कूलम और जे बराबर और ए बराबर एम्पियर है। वोल्ट बराबर क्या होता है, भी बराबर आप याद रखें, भी बराबर जे सी भी, आप इसे याद रखेंगे, भी बराबर आप इस तरह से जे सी भी, जे सी भी होता है, लेकिन आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं जे सी भी, इस तरह से जे सी बराबर भी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, तो आपको इजीली स्टूडेंट कर सकते हैं। ऐसे होता है वास्तव में जे सी बी होता है हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप अंडरस्टैंड करेंगे, जहाँ भी आप देखेंगे जे सी बराबर भी, जे सी बराबर भी, जे सी बराबर जे सी बट्टा सी बराबर भी, जे बट्टा सी बराबर भी, यानी कि जूल प्रतिकूलम बराबर वोल्ट, जूल प्रतिकूलम बराबर वोल्ट होता है। नेक्स्ट याद रखेंगे आप इस तरह से। सो नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव किसने निकाला था, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपने पढ़ा भी होगा, ये ओस्टेड का प्रयोग था,
जो आप प्रयोग करते हैं चुंबक लगाकर यहाँ पर, तो थोड़ा सा प्रति ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ से, तो इससे पता चलता है कि इसमें करंट होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस तरह से खोजा गया था। आप इसका प्रयोग भी पढ़ना है आपके 10th क्लास में। नेक्स्ट आपका है घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो घरों में की जाती है 220 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा सी। परिवर्तित धारा एसी करंट, याद रखेंगे एसी करंट होती है ना कि डीसी करंट। आपको जो प्रोवाइड की जाती है 220 वोल्ट वो होता है आपका एसी करंट, परिवर्तित धारा। लेंस में कुल कितने फोकस होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है। तो लेंस इस तरह से आपको होता है, सो इस तरह से लेंस होता है, तो इधर भी आपका फोकस एक होता है, एक इधर भी होता है, ये F1 और ये F2। तो ये आपके दो फोकस होते हैं, मेन फोकस, दो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दो समांतर समतल दर्पणों के बीच वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका राइट जो इसका आंसर होगा वो होगा अनंत। सपोज दैट ये एक समतल दर्पण है और ये एक समतल दर्पण है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो इसके बीच जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो बनता है इन्फिनिटी प्रतिबिंब बनता है आपका, ये दोनों के बीच इन्फिनिटी बनता है, इसलिए इसका अनंत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ओके, किसी अवतल दर्पण से ध्रुव से फोकस दूरी क्या 25 सेंटीमीटर है, तो वक्ता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप आधा कर देंगे, 25 सेंटीमीटर इसकी किसी फोकस ध्रुव से किसी कितना है, आप इस तरह से देख सकते हैं, एक लेंस है, इसके ध्रुव है, यहाँ आपका फोकस दूरी यहाँ है आपका, किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वक्ता त्रिज्या आपकी कितना होगा, तो सिंपली आपका हो जाएगा 25 ही हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, वक्ता त्रिज्या आपका तो वही होता है, तो इस तरह से आपका वही हो जाएगा। 10 है हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? हीरा का चाल दे रखा है यहाँ पर, सॉरी हीरा का अपवर्तनांक दे रखा है, तो आपका पूछ रहा है क्या, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो निकालेंगे आप इसको, तो 1.2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप इसको याद रखेंगे, जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर प्रति होता है। देखिए जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम निकालते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम, जो पावर ऑफ लेंस होती है उसको निकालते हैं 1/f से, जो f होती है हमेशा होती है मीटर में। सो अगर से आप इसको मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मीटर -1, यानी कि मीटर प्रति हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर, चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो उसका प्रतीत होता है काला। चंद्रमा पर अगर से आकाश किस तरह से प्रतीत होता है, तो होता है काला। सॉरी, इसमें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काला नहीं होगा। चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है, जो चंद्रमा पर से देखेगा तो 12 का आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा नीला देखते हैं, चंद्रमा पर जो भी खड़ा होता है वहां से देखता है तो कैसा दिखता है, चंद्रमा पर से देखेगा तो क्या देखेगा, नीला देखेगा। जैसे चंद्रमा पर आपको राकेश शर्मा गए थे पहली बार, तो उन्होंने ऊपर से देखा था तो बताया था कैसे दिखता है, नीला ही दिखता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला प्रतीत होता है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में है, क्या देख पाए यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकती है, तो जो इसको बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी, क्या बोलते हैं हम लोग, उभयधर्मी, जो दोनों से अभिक्रिया करती है उसको बोलते हैं उभयधर्मी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जिंक होता है, वैसा जिंक धातु है जो दोनों से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का अयस्क है, तो कॉपर का जो अयस्क है वो होगा 15 का क्यूपिराइट। क्यूपिराइट क्या है, कॉपर का अयस्क है। बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। सिनेमार किसका है, पारा का, याद रखेंगे आप। कार्बन क्या है, तो कार्बन आपका जो एक उपधातु है, एक अधातु भी है, अधातु है। मेनली क्या है, कार्बन एक अधातु है, उपधातु नहीं है, क्या है, अधातु। याद रखेंगे, बहुत सारा लोग उपधातु मारते हैं लेकिन नहीं, कार्बन क्या है, एक अधातु है। इसका वैलेंसी क्या है, 4 होती है। इस तरह से लिखते हैं ना आप, इस तरह से वैलेंसी 4 बनाती है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में जो होती है
हाइड्रोजन और हीलियम 1 हो गया, इसका 2 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका, आप 17 का बताएं क्या होगा, तो हो जाएगा 2 आपका राइट आंसर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं जेड बराबर इन बराबर पी और APN इस तरह से, यानी कि जो परमाणु संख्या होता है वही पर इलेक्ट्रॉन होती है और वही प्रोटॉन होती है, यानी कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, और ये जो होता है आपका परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। इस तरह से आप याद रखते हैं, इसको बोल सकते हैं जेप, इसको लिखते हैं VPN। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। जेप इस तरह से बराबर कर देंगे, V बराबर P+N, ये आपका ट्रिक है। जेप और VPN, जेप और VPN, जेप और VPN, जेप और VPN, इस तरह से याद करेंगे तो आपका सभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, इस तरह से आप याद रखते हैं तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, हाँ, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात, तो इसका होता है H2O, तो इसका राइट आंसर होगा 2:1, 18 का हो जाएगा B। नेक्स्ट है एल्काइन, फिर आ गया सूत्र आपका, मैंने आपको बताया भी था, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो जो एल्केन, वहाँ पर एल्केन का होता है 2n+2 और एल्कीन का होता है 2n सिंपली, 2n-1, सॉरी 2n-2 होता है, 2n-2। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, इसका डी आंसर होगा CnH2n-2 होता है एल्काइन का सूत्र। लोहे के परमाणु का संख्या होता है 26, आप इसको याद रखें, 26 किसका होता है परमाणु संख्या, लोहे का होता है Fe का 26। नेक्स्ट है जो आपका, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक में मिलाया जाता है, तो सोडियम जाता है, उसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में हम लोग मिलाकर उसको कठोर जल को हम लोग मृदु बनाते हैं, पीने लायक बनाते हैं। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक जो है आपका वो 22 का होगा ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल होती है उसमें जो काली काली आपको लीड रहती है उसको बोलते हैं हम लोग, ग्रेफाइट की बनी हुई रहती है। सो वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। अगर उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इजिली उससे कंडक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय है, तो अम्लीय क्या होता है, 7 से कम होता है ना, 7 से जो कम होती है, pH मान जो होता है 7 से कम है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका A3 का आपका A आंसर होगा। निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो निम्नलिखित में जो अभिक्रिया है वो हो रहा है, यहाँ टूट रहा है, यानी कि एक कंपोनेंट में से 2 बन रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग विघटन, यानी कि विघट हो रहा है, एक में से टूट के 2 बन रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसको विघटन। इसको विघटन या अपघटन बोलते हैं हम लोग, विघटन बोले या अपघटन एक ही है, विघटन हो रहा है या अपघटन हो रहा है। ये क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो अभिक्रिया में जो याद रखें हम इसको, जो अभिक्रिया में भाग उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकारक। क्रिया में जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो इससे प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। याद रखेंगे आप। 25 के बाद 26 यहाँ से आपका स्टार्ट है, चीनी का सूत्र बताना है, याद रखेंगे आप इसका भी। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। बट अगर से चीनी का आता है तो आप मारेंगे क्या, C12H22O11। चीनी का क्या होता है, C12H22O11 किसका होता है सूत्र, होता है चीनी का। याद रखेंगे आप, चीनी और ग्लूकोज दोनों का। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का हम लोग का संश्लेषण होता है कि दहन होता है कि विघटन होता है। तो 27 का क्या होगा, हम लोग का क्या होता है, विघटन होता है। इससे हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, विघटन होकर ऊर्जा हम लोग को मिलता है, तो क्या होता है, विघटन हो जाता है। रक्त किन कोशिकाओं में रहते हैं, तो रक्त किन कोशिकाओं में रहते हैं, तो 28 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा द्वार कोशिका। द्वार कोशिका में ही रक्त कोशिकाएं घिरे रहते हैं। 29 अम्लीय में प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। 29 का क्या होगा आंसर, आप बताएं। 29 का होगा, एक दिया हुआ है आपका यहाँ, पहला है पेप्सिन, लाइपेज, एंजाइम और लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा वो पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन पाचक का एंजाइम है। आहार श्रृंखला से दिया हुआ है आपका, जो यहाँ देख पा रहे हैं, सही बताना है। चिड़िया सांप को खाती है नहीं, मछली घास को नहीं, घास हिरन खाती है, सही है, हिरन खाता है
शेर खाता है हिरन को, घास खाती, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। डी आंसर इसका, इस तरह से मिलाना था आपको। बकरी को घास खाती है, लेकिन घास हिरन को कैसे, नहीं, ये नहीं हो सकता है। एक श्रृंखला बनाना है आपको, जैसे घास को खाता है हिरन, हिरन कौन खाता है, तो खाता है शेर। इस तरह से ये राइट आंसर है। नेक्स्ट जो आपका है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कि इंपॉर्टेंट है सभी, जो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है किसके लिए, जीवों के लिए। तो वो क्या है 31 आपका, श्वसन, यानी कि सांस लेना सभी के लिए जरूरी है। श्वसन ही जो एक सभी के अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, तो पेड़ पौधे के लिए है, बट श्वसन सबके लिए है। ईरो 13 का, सॉरी ईरो थर्ड का किससे संबंध है, तो होता है वायु प्रदूषण से। किससे है, वायु प्रदूषण से। ईरो जो 3 है उसका संबंध है, ये संगठन है, वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट जो आपका है 33 में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में 33 का क्या नहीं होता है, तो बी नहीं होता है, CO2 मुक्त नहीं होता है। क्या, CO2 मुक्त नहीं होता प्रकाश संश्लेषण में। बाकी पानी टूटता है, ऑक्सीजन का मुक्त भी होता है, CO2 का यूज भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है इलेक्ट्रोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें CO2 मुक्त नहीं होती। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये देखें, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती हैं, तो 33 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मुकुलन, बी खंडन है, और बीजाणु जनन है। तो कलिका निकलती है मुकुलन से। इस तरह से अगर से आप लाते हैं कलम गुलाब वगैरह लोकने के लिए, तो इसमें से इस तरह से निकलता है ना पौधा, उसको आप काट करके लगाते हैं कहीं पर भी, तो उससे नया पौधा निकल जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। तो मुकुलन से क्या होता है, एक कलिका निकलती है, कलिका को हम लोग कहीं भी रोप देते हैं, उससे एक पेड़ या पौधा बन जाती है, तो उसी को बोलते हैं मुकुलन विधि। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, सो वो होती है 35 का, आप जो राइट आंसर देखेंगे तो होगा आपका अधिक ऊर्जा, यानी कि ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीश्वसन। और ऑक्सीश्वसन जब भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब भी होगा, तो उससे मोर एनर्जी आपका प्रोड्यूस होगा। मोर एनर्जी क्या होती है, मुक्त होती है। तो इस ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की O2 के ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, और उसमें ऊर्जा ज़्यादा आती है, ऊर्जा ज़्यादा। बीज के नन्हे पौधे नवोद्भिद में विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी सही है। उसको बोलते हैं अंकुरन। जिससे आपका चना होता है, ये सब क्या होता है, अंकुरन जाती है। फिर आपका आलू भी होता है, रहने से क्या होता है, अंकुरित हो जाती है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, याद रखेंगे आप, वो पौधे नवोद्भिद विकसित होने की प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं, तो एक ही जाति में विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर होती है, उसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग विविधता, डाइवर्सिटी, विविधता बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्राही भाग होता है, तो ग्राही भाग कौन सा होता है आपका, वो होता है छोटी आंत, ग्राही भाग बोलते हैं, सॉरी ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी भाग होते हैं। ग्रहणी भाग किसको बोलते हैं, छोटी आंत को याद रखें, ग्रहणी भाग छोटी आंत, ग्रहणी भाग छोटी आंत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आती है बायोलॉजी से क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर से विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त को वेहिकाएं क्या कहलाती है, आप याद रखेंगे। ये एक होता है शुद्ध और ऑक्सीजनित, एक होता है अशुद्ध, याद रखेंगे आप, इसमें कंफ्यूजन होती है। शुद्ध ऑक्सीजनित जब रक्त की बात करेगी और ढोने की बात करेगी, तो वो हो जाएगा आपका धमनी, शुद्ध रहेगा तो धमनी, और अशुद्ध रहेगा तो क्या होगा, वो होगा सीरा। अशुद्ध मतलब सीरा, अशुद्ध अगर से रक्त रहेगी आपको, तो उसको ढोने का काम करती है सीरा, और जो शुद्ध रक्त होती है उसको धोने का काम करती है धमनी, आप इसको माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट 40 नंबर, गोंद या रेजिन के विशेष रूप के पौधे में कहाँ संचित होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए, जाइलम में होते हैं। जाइलम में क्या होते हैं, गोंद तो संचित होते हैं जाइलम में। सो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहने वाला है, यहाँ नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट स्टार्ट, यहाँ से फिर पहला है
किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर करता है? चालक के लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, चालक की प्रकृति पर भी करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार के लिए लेंस होता है। दीर्घ मतलब लॉन्ग, लॉन्ग साइटनेस के लिए जो यूज करते हैं किसका, तो हमने आज इसका ट्रिक भी बताया है आपको, वो नादू, न से निकट, अ से अवतल, द से दूर और उ से उत्तल। तो यहाँ पे क्या है? दीर्घ, दीर्घ मतलब दूर, दूर मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं, नादू मतलब दूर, ये आपका दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, ये देखें, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है किसका, तो उसका जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपका ए, इस्पात का, हाँ इस्पाती का यूज करते हैं। तो दीर्घ के लिए मैंने बता दिया आपको, दीर्घ के उपचार क्या होगा, नादू में आपका क्या आया, दीर्घ में उत्तल। सो इसका जो राइट आंसर होगा, थ्री का क्या बताया मैंने, वो बताया, सॉरी 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, और दूसरा का होगा नरम लोहा, सॉरी तीसरा का आपका नरम लोहा, दूसरा का होगा सी उत्तर लेंस, मैंने बता भी दिया आपको ट्रिक से। और जो तीसरा का होगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है तो है नरम लोहा, क्या, नरम लोहा है। फिर यहाँ पर दी हुई है 4, 4 दिया हुआ है, एक R1 दिया है आपका 10 ओम, R2 दिया है आपका 20 ओम, दोनों को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, 1/R1 + 1/R2 करके ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर आपको इस तरह से जोड़ देना, गुना कर देना है, तो हो जाएगा आपका इस तरह से, इसको राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का 10 दिया है आपका और 20 दिया है, इसको आपको जोड़ना है तो 1 करके जोड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा इस तरह से जोड़ेंगे आप, तो इसका एलसीएम होगा आपका 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3, इसको आप अगर से 1/R को पलटेंगे तो हो जाएगा आपका 20/3। सो ये आपका श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या, तो मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा में देता है, विद्युत से यांत्रिक में हम लोग क्या देते हैं, उसको करंट देते हैं, तो हम लोग को क्या पानी देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह से विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी आंसर हो जाएगा 5 का। 6 का क्या है, विद्युत में तार समानता होता है, तो विद्युत में तार जो होता है वो क्या होता है, किस तरह से होता है, उसका आप कलर जानते ही होंगे, वो रेड होता है, क्या होता है, रेड। एक ब्लैक होता है तो विद्युत में नहीं, वो न्यूट्रल होता है। रेड जो होता है वो विद्युत में होता है, यही उसे बोलते हैं हॉट वायर। नेक्स्ट है 7 नंबर, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का होता है, तो इसका जो तत्व होता है वो होता है टंगस्टन। नाइक्रोम किस में होता है, हीटर में होता है, नाइक्रोम हीटर में और टंगस्टन विद्युत बल्ब में, याद रखेंगे आप। वाट घंटा मात्रक है, ये याद रखेंगे, वाट हावर, ये किसका होता है, ये होता है आपका शक्ति का, 8 का याद रखेंगे आप, ये आपका होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा जो है आपका हमेशा ऊर्जा का होता है, ऊर्जा क्या होता है, जूल होता है, तो जूल को भी हम लोग किलोवाट हावर लिखते हैं, किलोवाट हावर को किस में व्यक्त करते हैं, ऊर्जा में, ऊर्जा में किलोवाट किसको, ऊर्जा में। वाट से आप शक्ति मत समझिएगा, क्योंकि इसमें हावर लग गया है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि वाट हावर यानी कि शक्ति काम कर रही है कितने दर से, दर ही होता है, कितने दर से कोई काम होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्जा। सो वाट हावर क्या है, ऊर्जा का एक मात्रक है। नेक्स्ट है जो आपकी एक साधारण प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं, एक साधारण प्रिज्म इस तरह से आपका होते हैं ये, इसमें 1 2 3 और 4 और 5, इसमें कुल 5 होती है, ये आपको 2D है, 3D में बनाएंगे कुछ इस तरह से बनेगा आपका प्रिज्म। तो इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5, जो 9 का आपका जो आंसर होगा एग्जैक्ट वो 5 होगा। 5 सतहें होती हैं किसमें, प्रिज्म में 5 सतहें होती हैं।
नेक्स्ट, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो 50 सेंटीमीटर एक अवतल दर्पण की है, तो 10 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा। पहला तो ये माइनस में हो, क्योंकि अवतल दर्पण है, तो इसका हो जाएगा 1/15 है। तो इसको अगर से आप सेंटीमीटर में है तो मीटर में करेंगे, तो उसको करेंगे 100 ऊपर काटेंगे तो आ जाएगा 2, और अवतल है इसलिए माइनस, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, -2 डायोप्टर। नेक्स्ट है 11 नंबर, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का क्या होता है। तो प्रतिबिंब का जो आकार है हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो किस दर्पण में होता है आप जानते ही होंगे। 11 का जो राइट आंसर होगा आपका, उत्तर में नहीं होता है, उत्तर में भी छोटा बड़ा होता है, लेकिन समतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट है 12 में, किसी फोकस दूरी की लेंस की क्षमता होती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होगा, 1/f होती है, 1/f बराबर पी, याद रखेंगे आप, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका होता है 4.2 होता है, 2.42, क्या 2 या 4 1, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, क्या 2.42, या डी ऑप्शन इसका राइट होगा 2.42, 242, 242, 242 याद रखेंगे आप, इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। यस, सो इसके बाद आपका यहाँ है 13 के बाद 14 यहाँ पर है आपका। यस, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको लास्ट तक देखें, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इसमें जो राइट आंसर होगा क्या, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तांबा मिश्र को बोलते हैं पीतल बोलते हैं। 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 5 फिर का हो जाएगा सी। एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन के बारे में बताया है, CnH2n+2 एल्केन का होता है, एल्किन का माइनस, एल्किन का क्या होता है सिर्फ 2n होता है, एल्काइन का होता है -2, याद रखेंगे आप, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट 17 का शून्य वर्ग के लिए, शून्य वर्ग मतलब होता है जो ये होता है, जो नोबेल गैसेस होते हैं, नोबेल जो 17 आपका 17 वर्ग के जो तत्व होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग शून्य वर्ग के तत्व। तो जो 18 वर्ग के जो होते हैं उसी को बोलते हैं। तो 18 में आता है आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है, शून्य तत्व के हैं। तो इसमें जो आंसर होगा आपका हीलियम। कार्बन की एकता क्या होती है, तो इसका हो जाएगा 4, 18 का बी होगा। 19 क्वेश्चन आपके सामने है, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं। तो आप देखेंगे किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है, तो आवर्त की बात करें 19 में, तो उसके अकॉर्डिंग होगा आपका 6th हो जाएगी, 6th में सबसे अधिक है। 7 तो कुछ इनकम्प्लीट भी है, लेकिन 6th भरी हुई है, इसलिए सबसे अधिक तत्व हो जाएगा। यस, ये भी क्वेश्चन सही है, ये फंक्शनल ग्रुप से है, अभिक्रियाशील मूलक होते हैं C-HO, तो ये क्या होता है, CHO का होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन का CO होता है, डबल बॉन्ड CO होता है, तो इसका जो आंसर होगा एल्डिहाइड हो जाएगा। ईथर का होता है COC होता है, तो जो आपका 20 का हो गया एल्डिहाइड। नेक्स्ट है 21, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। देखिए अधातु है, तो यहाँ पर अधातु में आपका जो 21 का राइट आंसर होने वाला है वो यहाँ ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड क्या है, विद्युत का सुचालक है, इससे पहले भी क्वेश्चन में आए थे, ये याद रखेंगे आप, इसको इंपॉर्टेंट है, ये आती है हमेशा एग्जाम में। ये भी याद रखेंगे आप, अवर सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है, आप इसको भी याद रख लेंगे। तो धात्विक गुण जो होगा इसका 2 का वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घटेगा।
हम लोग आते हैं सारणी से, सारणी जो वर्ग सारणी है उसमें ऊपर से वर्ग में जिस तरह से खड़ी खड़ी वर्ग होती हैं, इस तरह से कितनी होती है आप जानते ही होंगे, 18 होती है। वर्ग कितनी होती है? 18 होती है। सो ये जो वर्ग होती है, सॉरी, हाँ, सो अवर सारणी में, सॉरी हम लोग कहाँ थे, हाँ यहाँ थे, ऊपर से नीचे की आने पर वर्ग में अगर से ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग का जो धात्विक गुण होता है अवर सारणी में किसी भी, वो क्या होता है? घटता है। इसका राइट आंसर होगा 22 का, घटता है, सॉरी नहीं नहीं बढ़ता है, नीचे आ रहे हैं ना इसलिए बढ़ता है। 22 का क्या हो जाएगा? बढ़ता है। आप याद रखेंगे इसको, बढ़ता है क्या? अवर सारणी ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। किसका गुण? तत्व का गुण, धात्विक गुण बढ़ेगा। ये क्या है? COOH का अभिक्रियाशील मूलक किसको कहते हैं? तो COOH किसको बोलते हैं हम लोग? COOH बोलते हैं, कीटोन तो होगा नहीं, कीटोन का होता है CO, एल्डिहाइड का होता है CHO, अम्ल का तो हाँ, अम्ल का हो जाएगा COOH, कार्बोजेलिक अम्ल होता है यही तो, COOH कार्बोजेलिक अम्ल, इसलिए अम्ल इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर अम्ल होगा। एल्कोहल का होता है OH, नहीं होगा, तो इसका अम्ल हो जाएगा, कार्बोजेलिक अम्ल इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जानते ही हैं आप, अक्रिय अक्रिय गैस है, ये नोबेल गैसेस हैं, 18 वर्ग के होते हैं। नेक्स्ट है 25। अवर सारणी में कितने वर्ग हैं? अभी मैंने आपको बताया है, अवर सारणी में वर्ग होते हैं 18 और अवर्त होते हैं 7, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट है जल का पीएच मान 7 होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है तो जाइगोट, इसका राइट आंसर होगा जाइगोट। मनुष्य में सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग 28 का श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं हम लोग सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट 29। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण क्या होते हैं? इससे क्या होता है? घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर। तो जो हिरण होता है वो प्राथमिक या उपभोक्ता कौन होता है? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर होता है, तो होता है घास, घास को खाता है हिरण। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा वो हो जाएगा हिरण, क्या होगा? हिरण। और द्वितीय कौन होगा? द्वितीय होगा आपका शेर, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके थ्रू होता है? हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों का नियंत्रण किसके थ्रू होता है? आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, आपका जो सारी सभी ऑप्शन दी हुई है 13 का। इसमें है तंत्रिका द्वारा, बी रसायन द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा सी, तंत्रिका एवं रसायन दोनों हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के जो विखंडन होता है उससे बनता है आपका अमोनिया। यस, अमोनिया भी बनता है, और आपका एमिनो अम्ल टूटता है तो अमोनिया बनता है। ये हो जाएगा डी आपका, नहीं सॉरी, ए बी तो नहीं होता है, CO2 तो नहीं होता है, तो आपका एमिनो अम्ल जो बनता है वो होगा NH3 होगा आपका राइट आंसर, अमोनिया। उसके बाद 32 आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपका देख सकते हैं यहाँ। हृदय में बेस्मों का शिथिलन कहलाता है, इसका जो शिथिलन कहलाता है 32 का वो कहलाता है डायलोस्टोर, इसी को बोलते हैं हम लोग वेस्मों का शिथिलन। नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है, इसमें से देखें आप, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है आप याद रखेंगे, वो करता है कुटपाद, कुटपाद के द्वारा ही भोजन को खाता है, यानी कि अंतर्ग्रहण करता है कुटपाद इसका। इसके बाद है आयोडीन की कमी से होता है तो होता है घेंघा रोग, घेंघा रोग होता है आयोडीन के कमी से होता है। आप इस वीडियो में बने रहे, बहुत ही जल्दी वीडियो कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़ी सी क्वेश्चन और रह गई है। 35 है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके थ्रू? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किसके थ्रू निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बताएं क्या होगा? वो होता है जल से, H2O से टूट के बनता है, H+O2, तो इससे ऑक्सीजन आती है, तो होगा जल।
मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है, यहाँ ऑप्शन दी हुई है आपका, सामान्य रक्तदाब का ऑप्शन में होगा आपको 120/80, यानी कि 120/80 होता है आपका रक्तदाब समान मनुष्य का, जिसको बीपी बोलते हैं। यानी कि बीपी चेक कराने आप जाते हैं तो कितना होना चाहिए? 120/80 होनी चाहिए, राइट, समान मनुष्य का। पायरुवेट का विखंडन किसमें होता है? तो 37 का आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो एक नेफ्रॉन जो है वो है 38 का वृक, वृक यानी कि किडनी। किडनी का क्या है? नेफ्रॉन एक संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक इकाई है। 39 आपके पास क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो होता है एकादिशीय, एक दिशीय होता है। एक दिशीय क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में प्रभाव होता है। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, ये आपका राइट आंसर क्या होगा? तो पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं किसमें? पत्ती में, कि जल में, पत्ती में भी होते हैं अवशिष्ट, छाल में भी होते हैं, कोशिकाओं में भी होते हैं। तो इसका और हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद एक और रह गया है आपका सेट, ये वाला, इसको भी आपको मैं करा देता हूँ जल्दी से। इतना ऐसा नहीं है कि मैं जो करा रहा हूँ आपको इससे क्वेश्चन नहीं आएगी, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। यकीन ना हो तो आप जो आपके क्वेश्चन बैंक आती हैं आप उसको देख लेंगे एक बार, सेम टू सेम डिटो आपकी इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगी। इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ ताकि आप एक बार भी देख लेते हैं तो आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी और जो याद नहीं है आपको याद भी हो जाएगी, और एग्ज़ाम का समय भी आपका करीब है। तो आप इसको वीडियो को गौर से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का आप जानते ही होंगे, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? वो होता है टेस्ला। न्यूटन होता है बल का, मीटर होता है लंबाई का, एम्पीयर होता है धारा का। तो टेस्ला क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र का टेस्ला। चलिए नेक्स्ट है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किसमें? तो वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनता है वो आप इसमें चूज करें। हाँ, सो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है, ये दोनों बनता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी जो फैराडे ने, विद्युतीय चुम्बकीय की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट आपका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या, देखिए यहाँ, यदि 20 ओम तथा 5 ओम तथा 4 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर यानी कि इस तरह से ऊपर नीचे करके जोड़ा जाता है इससे इससे, तो इसका जो क्या प्रतिरोध रहने वाला है? तो इसको सिंपली जोड़ देते हैं हम लोग। तो 20 है आपका, 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो जोड़ेंगे 29 आएगा। तो 4 का आपका जो राइट आंसर होगा वो 9 नहीं होगा। क्या है आपका? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे ना इस तरह से 1/20 करके, 1/5 करके, 1/4 करके, तो आपका 20 आएगा। 1 + 4 + 5 तो आपका हो जाएगा, तो 20/10 आएगा। इसको आप 1/r के वैल्यू को पलटेंगे, r करेंगे तो आ जाएगा आपका 20/10, काटेंगे आपका 2 राइट आंसर आएगा, 4 का ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें आप, 5 नंबर, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन, अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, स्कैटरिंग होता है प्रकाश का, उसी कारण हम लोग को प्रकाश नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युतीय ऊष्मा के, विद्युत ऊष्मा के प्रभाव पर कार्य करती है विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट है 8 नंबर, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर याद रखेंगे आप, इसको मीटर नहीं मारेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, याद रखेंगे 25 मीटर। हम लोग के जो आई होती हैं यानी कि नेत्र होती है वो न्यूनतम दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 9 है आपका,
अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो अवतल दर्पण है यहाँ आपका, याद रखेंगे। तो अवतल दर्पण से जो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका दोनों बन सकता है, आभासी बन सकता है, रियल भी, और वर्चुअल भी बनता है आपका, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है किसमें, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट आपका, यदि जल एवं कांच के निर्वात के साथ सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है 4/3 तथा 3/2 दिया है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो इसके सापेक्ष जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो आपका, यानी कि 4/3 है दिया हुआ है, इसके आपका सापेक्ष निकालना है 30 का बट्टा में, और 2/, जिसको अगर आप पलटेंगे आप तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो 9/8 आपका राइट आंसर होगा, 10 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 11 क्या है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका भी कारण अपवर्तनांक है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार दिखता है, किस तरह से दिखता है, तो 12 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंडाकार दिखता है। जी अंडाकार, गोलाकार तो नहीं, बेलनाकार तो नहीं, और घनाकार तो है ही नहीं, तो अंडाकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्यूज का तार बना होता है, तो फ्यूज का तार बना होता है वो आपका एक मिश्र धातु का होता है, टीन और तांबा का बना होता है। नेक्स्ट 14 नंबर में आपका है, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है, अम्ल की पहचान करना है। तो अम्ल होता है H+, और जो आपका क्षार होता है वो होता है OH। तो अम्ल H+ प्रदान करता है, तो H देखेंगे इसमें 14 में, तो 14 में जो आपका H+ देगा वो ए भी देगा, ए भी देगा और ए भी देगा, नहीं देगा तो वो है KOH। KOH क्या देगा आपका, OH रहता है तो हम लोग बोलते हैं क्षार है, तो क्षार, अम्ल तो अम्ल नहीं है तो यानी कि क्षार है, तो क्षार ये है KOH। नेक्स्ट है 15, इंग्लिश में कौन सा समीकरण संतुष्ट है, संतुष्ट करना यानी कि समीकरण संतुलित करना, बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपको दोनों पर देख लेना है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये तो नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी है, सो इसमें नहीं होगा, 4 4 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये भी। सो आपका जो 15 नंबर 15 का हो जाएगा बी आंसर, इसमें दोनों क्या है, संतुलित है, ये सब नहीं है, ऐसे भी नहीं, ये सब नहीं है। नेक्स्ट उभयधर्मी ऑक्साइड की करना है, यानी कि जो अम्ल और क्षार से भी क्रिया कर लेता है उसको बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वो है Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, Al2O3 आपका ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, आप रासायनिक सूत्र याद रख लेंगे जितने आपका बुक में होगा, सो आप अगर से आप याद रख लेंगे क्या, एक होता है NOH, NaHO, एक होता है आपका NaHCO3, और आपका होता है जिप्सम का, और फिर होता है पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये सब के जितने भी इंपॉर्टेंस आपकी जो सूत्र हैं उसको याद रख लेंगे, ये एग्जाम में आती हैं। तो बेकिंग सोडा का जो होता है वो NaOH CO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा, याद रखेंगे आप लोग इसको। बेकिंग सोडा की याद रखने से मतलब क्या है, बेकिंग सोडा क्या होता है, यूज होता है खाना बनाने के लिए, और खाना बनता है कि चूल्हा पर, तो इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं, बीच में क्या होता है H, चूल्हा के जैसा है H, हम लोग का इसी तरह से आप सपोज कर सकते हैं याद रखने के लिए। सो इस ट्रिक से आप बेकिंग सोडा का भी रासायनिक सूत्र को याद रख सकते हैं। ये H आपको जो बीच में मिलेगा तो उसको बोले हम लोग बेकिंग सोडा। बेकिंग मतलब खाना में यूज होता है, तो खाना बनाने के लिए हम लोग चूल्हा का यूज करते हैं, तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका आप राइट आंसर मार सकते हैं। 18 जो है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क नाम है, इसका तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रख लें, याद रख लें, याद रख लें कि एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है, बॉक्साइड है, पारा का मैंने बताया था आपको, और एक आता है आप 2 3 इसमें से पूछा जाता है, अयस्क याद रख लेंगे आप। एक आता है हेमेटाइट, किसका है, तो है कॉपर का, सॉरी हेमेटाइट किसका है, फेरस का, यानी कि लोहा का है, याद रखेंगे आप। एल्कीन का सूत्र है, तो एल्कीन का सूत्र आपको बताएं हम क्या,
CnH2n किसका है, एल्कीन का है। एल्केन का क्या है, +2 रहेगा, और माइनस रहेगा तो उसमें एल्काइन होता है। एल्काइन -2, एल्केन +2। और जिसमें माइनस प्लस कुछ नहीं हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित में किसके पास अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है 21 का, आपका है बी, फास्फोरस के पास होता है। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका। इससे पहले में क्वेश्चन एक और है, हाँ संतृप्त यौगिक है, तो संतृप्त यौगिक बी का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, होगा सी, एकल बंधन के होते हैं संतृप्त यौगिक। नेक्स्ट है आपका अंगूर किण्वन करना एक क्या है, तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग पीएच मान देखेंगे तो आप 23 का आपका जो लगभग देखेंगे तो हो जाएगा आपका 14 आपका लगभग आता है। नेक्स्ट है 24, या फिर किस धातु के क्रोसिन में डुबा के रखते हैं, तो रखते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम को, सोडियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेंजीन का होता है C6H6 आणविक सूत्र इसका होता है, तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। इसके बाद क्या है आपका, यहाँ है। सो बहुत ही कम क्वेश्चन बची हैं अब आप देखते रहें इस वीडियो को। 26 में हम लोग अब लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो मेंडलीव की बात करेंगे 26 का तो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, मोसले का परमाणु संख्या, लेकिन इसका मेंडलीव है तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो रंध्र का जो मुख्य कार्य है मेनली जो वर्क हो है गैसों का विकिरण एवं वाष्पोत्सर्जन करवाते हैं। 28 होगा निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक जनन की, 28 का अलैंगिक जनन का विधि है, 28 का डी इनमें से सभी। मेरा डाटा भी शायद खत्म होने वाला है, सो देख लेता हूँ, एक मिनट, चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। 29 का मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होगा लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में है लीवर है। पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वाकर्षण प्रदर्शित करता है, तो वो करता है 30 का आपका राइट आंसर होगा, वो होगा जड़, जड़ होता है। 31 मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा का नहीं है, तो मादा का शुक्राणु तो है, गर्भाशय नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय 31 का आपका गर्भाशय भी अंडाशय भी, शुक्राणु मादा का तो शुक्राणु नहीं होगा, सही बात है। अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबक वाहिनी है, शुक्राणु क्या है, मादा का नहीं है, किसका, नर का है। 32 का है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, याद रखेंगे आप। 32 का कुल किस राज्य के नहर की सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है, तो 33 का जो राइट आंसर आपका होगा कुल होता है वो हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश में कुल प्रसिद्ध है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं, बस थोड़ा सा और बच गए हैं। 34 हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो हाइड्रिला पौधे में जो रंध्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके 34 का हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्ती पर पाए जाते हैं, तना पर, और पत्तियों या तना दोनों पर। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 34 का पत्तियों तना दोनों पर हो जाएगा, मे बी। इसको आप एक बार डाउट है इसमें भी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा उम्मीद है इसी का, सी का ऑप्शन। नेक्स्ट 35 है निम्नलिखित में कौन जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में CO2 के बीच संतुलन बना रहता है, तो इसका 35 का राइट आंसर होगा वह सी, श्वसन भी और प्रकाश संश्लेषण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, देखें यहाँ, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं, तो जैव घटक जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में आपका 36 में जो राइट आंसर होगा वो सभी होते हैं, पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, और सूक्ष्म जीव भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है यहाँ पर, ये देखें 37 में निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग है, तो लैंगिक जनन से संचरित रोग कौन सा हो जाएगा, अब 37 का जो राइट आंसर होगा एड्स।
38 का हार्मोन स्रावित होता है, तो जो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से होती है। 39 का पादप अपशिष्ट संचित होते हैं, तो पादप अपशिष्ट जो संचित होते हैं आपके वो है डी। इनमें से सभी में होते हैं, पत्ती में भी होते हैं, छाल में भी होते हैं, कोशिकाई रेतिकाओं में भी होते हैं। नेक्स्ट जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस सेशन का, वो है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। इसके जो लिखने वाले पुस्तक का नाम, राइटर्स के नेम क्या है, तो राइटर का नेम जो है वो है डार्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कंपटीशन में भी इस तरह क्वेश्चन आती हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लिखने वाले कौन है, तो है डार्विन, डार्विन है। सो आज की इस वीडियो में मैंने अप्रोक्स आपको 200 प्लस ऑब्जेक्टिव कराए हैं साइंस से, जो बहुत ही वीवीआई हैं। जितनी भी मैंने बताया है आपको, कॉन्सेप्ट भी दिया है कुछ कुछ में, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, और ट्रिक भी बताया है। सो आई होप कि आप, मैंने जितने भी आपको प्रोवाइड करा है ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। इसके बाद एसएसटी, इसके बाद मैं एसएसटी का भी एक बहुत ही शानदार वीडियो देने वाला हूँ, उसमें भी एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा इसी तरह से लाइव, और जितने भी क्वेश्चन होगी वीवीआई वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद एसएसटी और मैथ का भी सब्जेक्टिव मैं लाने वाला हूँ। सो इस वीडियो में भी, इस वीडियो के बाद भी ये सब वीडियो आएंगी, तो आप इस चैनल से बने रहें। इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट हो, या कहीं भी आपको इसमें डाउट हो या गलत हो, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसमें। सो इस लाइव सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद आपको एसएसटी और भी जितने भी इंपॉर्टेंट्स वीडियो होंगे इस पर आती रहेंगी, आप इस चैनल से जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।